हेलो यूट्यूब, होप यू ऑल आर वेल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वेल्थ मैनेजमेंट। तो आज हम इस वेल्थ मैनेजमेंट के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग हो सकती हैं, या हमें कैसे इन्वेस्ट करना है जो हमें बेस्ट रिटर्न मिले, या फिर हमारा एक्सपेंडिचर किस रेशियो में होना चाहिए हमारे इनकम के। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ वॉरेन बुफेट इन्वेस्टिंग रूल। सो इफ़ यू वांट टू नो how you can do these things, stick it around to this video. I'll let you know how. So ये 3 टर्म्स जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इनकम, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर योर वेल्थ मैनेजमेंट। अगर आप देखें, अगर आपकी इनकम, अगर आपको अपनी इनकम इंक्रीज करने के सोर्सेज मिलते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर दोनों को ही इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हाउ वी कैन जनरेट इनकम फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज एंड हाउ वी कैन इन्वेस्ट दिस इनकम so that you can get a best investment result and what should be your proper expenditure level. बात करते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम। हम अपनी इनकम रेवेन्यू जनरेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इनकम 2 टाइप की हो सकती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अगर मैं आपको ईजी लेमेन लैंग्वेज में बोलूँ कि व्हाट इज़ एक्टिव इनकम, अब अगर आपके फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, अगर आप उसमें 9 to 5 जॉब कर रहे हो या फिर आप फिजिकली इन्वॉल्व हो तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। सो पैसिव इनकम, आपने एक वे डिज़ाइन कर दिया कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो बट स्टिल आपको रेवेन्यू जनरेट हो रही है। तो हम इस वीडियो में हम एक्टिव इनकम के बारे में बात नहीं करेंगे, दैट इज़ वेरी कॉमन। आज हम बात करेंगे पैसिव इनकम के सोर्सेज, व्हाट कुड बी द पैसिव इनकम सोर्सेज। सो वंस डोनाल्ड ट्रम्प सेड दैट यू कैन नॉट रिच unless you can earn while sleep. If anyone want to become a rich, the passive income plays a very important role. So हमारे पास एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम होना बहुत ज़रूरी है। अब पैसिव इनकम के ऊपर एक बहुत ही अच्छी बुक है विच इज़ रिच डैड एंड पुअर डैड। ये बुक अगर आपने नहीं पढ़ी है रॉबर्ट कियोसाकी की, तो आप जाके पढ़ें, बहुत ही अच्छी बुक है। मीनवाइल मैं आपको बताता हूँ इस बुक की समरी जस्ट इन अ क्विक वर्ड्स। So Robert Kiyosaki is an American investor, author, motivation and financial speaker whose net worth is $80 million. So you want to know something interesting? So he wasn't from the financial strong background. वो इतने अमीर घर से नहीं थे, तो आज वो कैसे उस बैकग्राउंड से आज $80 million वर्थ डॉलर के मालिक बने। This thing he explained in his book Rich Dad and Poor Dad. So at the age of 9 he went to the same school जहाँ पर अमीरों के बच्चे पढ़ते थे, लाइक बैंकर्स एंड द बिग बिजनेसमैन, उनके बच्चे पढ़ते थे। उसी स्कूल में रॉबर्ट ने एट द एज ऑफ 9 एडमिशन लिया। अब उसने ये देखा कि जो अमीरों के बच्चे थे वो अपने आप को गरीबों के बच्चे से दूर रखते थे। तो एक दिन क्या होता है, रॉबर्ट अपने पापा के पास जाता है जो कि PhD होल्डर थे एंड बहुत सारे डिग्रीज थी उनके पास। तो उनसे पूछता है, सो डैड कुड यू प्लीज टेल मी हाउ कैन आई बिकम रिच। तो अनफॉर्चुनेटली उसके पापा के पास उसका आंसर नहीं था और उसके पापा बोलते हैं यूज योर हेड सन एंड वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड गेट जॉब। तो ये उनके रियल फादर थे जिनको वो रेफर करता है एज अ पुअर डैड इन दिस बुक। सो रॉबर्ट का एक फ्रेंड था माइक, जिसके फादर को उसने इस बुक में रेफर किया है एज अ रिच डैड। और माइक के फादर यूजुअली रॉबर्ट को और माइक को सजेशंस दिया करते थे हाउ टू बिकम रिच। दैट टाइम माइक के जो फादर थे जो कि रिच डैड थे, ही वॉजंट रिच बट सून ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन इन हिज काउंटी। So what did rich dad teach to Robert and Mike? He put strong financial foundation in these 2 kids' mind. Like, you should know the difference between assets and liability. You should purchase assets, not a liabilities. So if you want to become a rich, you should buy assets, not a liability. So if you can see, rich people, they are acquire more assets. But what middle class and lower middle class are doing, they are mostly buying liabilities. And they are thinking that these are their assets. So the primary cause is they are not able to differentiate between assets and liability. So the assets is something that puts money in your pocket and the liability is something that take out money from your pocket. Okay, so let's see a simple cash flow example of a person. This person earns money from job and spends on food, bills, entertainment
and transportation. Unfortunately, this person don't have asset, but definitely he have a liability like credit card bills, mortgages, car EMIs, or what you are paying for your house EMIs. Believe me or not, but buying a house is a liability. So let's see how the rich people cash flow should be. So they earn from the job and they buy assets. So in return, they put money in their pocket via returns in the form of passive income. So the passive income is something that you are generating revenue even you are not actively engaging in that trading. As I said, the poor dad also earns the same amount of money, but his expenses burns his income. Because of that, he won't be able to invest in assets and he won't be able to generate income from passive source. His income was equal to expenses and his assets was less than his liabilities. This is why जो उसके पुअर डैड थे वो और पुअर होते चले गए, और जो उसके रिच डैड थे जिसने मोर इनटू द एसेट्स इन्वेस्ट किया था और एक पैसिव इनकम का एक सोर्स जनरेट किया था, ही इज बिकम रिचर डे बाय डे. सो आपने देखा कि बोथ डैड्स वर्क हार्ड, बट उन दोनों के थॉट्स, उन दोनों की ओपिनियन की वजह से उन दोनों के फाइनेंशियल डिफरेंसेस थे. आई होप फ्रॉम द क्विक लेसन फ्रॉम दिस बुक रिच डैड एंड पुअर डैड will give you a fair amount of idea about why it is necessary to generate a passive source of income. तो हम बात करते हैं what could be the passive source of income. The first is affiliated marketing. So what is affiliated marketing? So affiliated marketing is a process to earn commission by promoting other people product. I'll give you an example. मैं अपने YouTube चैनल पे एक हेडफोन से प्रमोट करता हूँ कि ये हेडफोन बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करके आप उस प्रोडक्ट के पेज पे जाएंगे और आप बाय करेंगे, दैट विल गिव्स मी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन. दैट इज कॉल्ड एफिलिएटेड मार्केटिंग. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ passive income. How this affiliated marketing is a passive source of income? Passive source is continuous generation of revenue. अब continuous generation of revenue कैसे होगा? आपने एक बार ब्लॉग बना के या फिर मैंने अपने वीडियो एक बार बना के डाल दिया YouTube पे. अब जब कभी भी लोग उस वीडियो को देखेंगे और वो हेडफोन को बाय करेंगे, आई विल गेट कमीशन फ्रॉम दैट वीडियो. अच्छा, बहुत से लोग सोचेंगे मेरे पास तो फॉलोअर बेस ही नहीं है, तो फिर मैं एफिलिएटेड मार्केटिंग नहीं कर सकता हूँ. तो मैं आपको आगे आने वाले बहुत सारे पैसिव इनकम्स के वे बताऊँगा. आपको कोई ना कोई डेफिनेटली आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं. आई वोंट टेल यू द कॉमन सोर्स ऑफ पैसिव इनकम लाइक रेंट योर फ्लैट. रेंटिंग इज़ ऑल्सो अ कॉमन सोर्स ऑफ पैसिव इनकम. आप अपने घर को रेंट पे कर सकते हैं तो वो उससे भी पैसिव इनकम आएगा. बट दीज थिंग्स आई वोंट टेल यू बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स एंड पीपल नोज अबाउट इट. I'll tell you something new which you can do and you can earn a lot. तो second source of passive income आता है blogging, vlogging और e-book publish, या फिर आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स सेल कर सकते हैं लाइक Udemy एंड ऑल दिस वेबसाइट, दे आर सेलिंग देयर कोर्सेज ऑनलाइन. इफ़ यू आर गुड इन ब्लॉगिंग तो आप ब्लॉग कर सकते हैं, ब्लॉग से भी आपको रेवेन्यू जनरेट होती है. वीलॉग कर सकते हैं, आजकल यूट्यूबर्स देखे होंगे आपने, बहुत सारे वीलॉग्स बनाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम. ई बुक पब्लिश कर सकते हैं आप अपनी, एंड ई बुक्स पे आप रॉयल्टीज़ ले सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ अ पैसिव इनकम. थर्ड सोर्स ऑफ इनकम इज ड्रॉप शिपिंग. What is drop shipping? Drop shipping provides a direct delivery from manufacturer to consumer. You don't need to maintain any inventory. You just, when you receive the order from the customer, let's say $30, you directly quote the same as a $20 to the manufacturer or the wholesaler, so that like let's say $20 and you can get your commission in that. So drop shipping is also a good source of passive income. इस वीडियो में मैं आपको आइडियाज़ बता रहा हूँ कि ये आइडियाज़ आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर पैसिव इनकम. इफ़ यू वांट टू नो फर्दर लाइक हाउ आई कैन स्टार्ट अ ड्रॉप शिपिंग, जस्ट गूगल इट. यू विल फाइंड n number of videos. What is drop shipping, how you can do it, you can get it n number of videos. So in this video I am telling you these ideas, you can use it to generate the passive income, in which ratio you should invest in your incomes so that you can generate regular income again back to your pocket, and how much you have to spend out of your income. So the fourth one is very simple. Just invest in any stock which pays the dividend, or invest any high yield commercial deposits. The last fifth but not the least,
this is very unique and very good idea to generate a passive income is to advertisement on your car. This looks strange, but yeah, I saw so many cars with the advertisement. Process में क्या होता है, basically the advertiser जो होता है वो first आपके skills check करता है, car skills, या you are good in driving and all, and after that they will post few ads on your car. So by this way you can even get a much from advertisement on your car. So these are the few sources where you can generate the passive source of income. So this is very important that you should have your passive income also along with your active income. तो अभी हमने देखा कि सोर्स ऑफ इनकम्स कौन कौन से हो सकते हैं एंड पैसिव इनकम क्यों इंपॉर्टेंट है टू बिकम रिच. नाउ विल मूव टू द इन्वेस्टमेंट पार्ट. तो वॉरेन बुफेट का कहना था कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ रॉकेट साइंस. इफ यू नो जस्ट अ एडिशन सब्सट्रैक्शन देन यू कैन डू द इन्वेस्टिंग वेरी इजीली. सो बेसिकली व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है, हमारी क्या यूजुअली एक्सपेक्टेशन होती है. सो जितना इन्फ्लेशन रेट है एटलीस्ट हमें इन्वेस्टमेंट से उससे ज़्यादा अर्न होना चाहिए. अब हम इस पार्ट को हम आगे कवर करेंगे एक्सपेंडिचर सेक्शन में कि कितना पार्ट ऑफ आवर सैलरी शुड गो फॉर एक्सपेंडिचर एंड कितना पार्ट ऑफ आवर सैलरी शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट. तो व्हाट इज़ आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट. हमारी इन्वेस्टमेंट में से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई ये हमें हमारे इन्फ्लेशन रेट जो है उससे ज़्यादा पैसे दे दें. लेट्स से अभी इंडिया में एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑन 13th April 2020 they released the inflation rate and which is in between 2.60 to 8.12%. Telangana, which is having the highest inflation, 8.12% of inflation. Okay, so what is inflation rate? Inflation rate और महंगाई दर क्या होता है. तो आई विल गिव यू जस्ट अ वेक एग्जाम्पल कि आज मैं चेयर लेने आता हूँ मार्केट में जो कि 2019 में मिल रही थी 200 रुपये की, वही 2020 में मिलेगी 206 रुपये की. ठीक है, लेट्स से दिस इज अ लेमैन लैंग्वेज और इन अ वेरी वेक एग्जाम्पल आई गिवन टू यू. सो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. तो आज अगर मैं 1 लाख कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे 6% से ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए. क्यों? क्योंकि आज अगर मैं उस चीज़ को, आज जैसे मुझे चेयर खरीदनी थी बट मैंने आज वो चेयर नहीं खरीदी और उस चेयर का पैसा बचा के मैंने इन्वेस्ट कर दिया. तो आज जब मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया और वही चेयर मैं अगले साल खरीदूंगा तो वो चेयर मुझे पड़ेगी 206 की, 200 की नहीं पड़ेगी. तो लेट्स से आज हमारे कंट्री में 2020 में इन्फ्लेशन है 6%. तो इफ यू गो विच आई टोल्ड यू विच इज वेराइज फ्रॉम 2.6% टू 8.12% इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो लेट्स से वी टुक एन मिड रेंज ऑफ 6%. तो हमारे क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि हमारे इन्वेस्टमेंट 6% से ज़्यादा तो दे जाए. अब अगर हम यूजुअली क्या देखते हैं, हम सेविंग्स अकाउंट्स में डालते हैं या हम जो ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें क्या होता है हमारा इन्फ्लेशन से भी कम मिल रहा है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव में जा रहा है. दिस इज नॉट द गुड इन्वेस्टमेंट. आई विल रिकमेंड यू 2 books. जस्ट गो एंड रीड. सो दीज आर द 2 वेरी बेस्ट बुक, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटी एनालिसिस. सो बेसिकली अब हमें क्या है, इन्वेस्टमेंट में वो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देखने हैं जो कि हमें 6% से एटलीस्ट ऊपर रिटर्न दे. हमारे पास बहुत सोर्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं. आप एनपीएस में कर सकते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, डायरेक्ट इक्विटी में कर सकते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कर सकते हो, या बैंक एफडीज में कर सकते हो, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए है SC/SS स्कीम्स भी है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, या फिर एक और सीनियर सिटीजन्स के लिए है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, या फिर रियल एस्टेट, गोल्ड्स, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पर आपको 6% से ज़्यादा रिटर्न मिलता है. अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम कुछ चीज़ें कंसिडर करते हैं लाइक रिस्क, रिटर्न एंड द इन्वेस्टर एज. लाइक इन्वेस्टर की एज अगर अराउंड 25-30 है तो ही हैज़ अ कैपेबिलिटी टू टेक रिस्क. तो वो यूजुअली रिस्क ले सकता है. डायरेक्टली वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो कि रिस्की होते हैं बट रिटर्न वाइज दे आर वेरी गुड. सो एंड यूजुअली जो ओल्ड पीपल लाइक 55-60s जो अपने रिटायरमेंट पे हैं वो लोग यूजुअली कम रिस्क लेना पसंद करते हैं बिकॉज दे आर नॉट देयर एज वेयर दे वांट अ सिक्योर रिटर्न. लाइक दे यूजुअली प्रेफर PPF और FD और NPS और SC/SS विच आई टोल्ड यू, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, या प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना. इस इज ऑल्सो फॉर सीनियर सिटीजन. वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. आप इनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आपको अच्छा लगता है, आप अपने रिस्क, आप अपनी कैपेसिटी, अपने रिटर्न के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इनमें से. बट जस्ट वांटेड टू टेक अ फ्यू मिनट टू डिस्कस ऑन इक्विटी मार्केट.
जिसमें यूजुअली लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों को फॉलो करते हैं। आज चैनल पे टिप मिली है, हाँ चलो मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, या आज मेरे फ्रेंड ने बोला है मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, या आज वो बंदा बोल रहा है मैं तुम्हें 50,000 कमा के दूंगा इसमें, मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो दिस इज नॉट द गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग। You should always do the fundamental analysis of company, which is very must if you are investing any company. And don't go for speculation. Speculation means सट्टे के पीछे मत भागो कि आज मैंने फ्यूचर्स ऑप्शंस में लगा के बहुत जल्दी सट्टे में पैसे कमा लो। ऑलवेज गो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। मतलब आप एक अच्छी कंपनी का एनालिसिस करो, फंडामेंटल एनालिसिस करो, उसकी बैलेंस शीट में एसेट्स कैसे हैं, लायबिलिटीज़ कितनी है, उसकी बैलेंस शीट एसेस करो। डायरेक्टर्स या फिर उसके एम्प्लॉयज़ के बारे में ग्लासडोर वेबसाइट आई थिंक सो, उस पर जाके चेक कर सकते हो कि वो कितने एथिकल हैं या उनकी कंपनी के रिव्यूज़ क्या हैं, वो सब चीज़ें भी एनालाइज कर सकते हो। और इट मे टेक 1 month or 1.5 months to select at least one company, but if you get one company which is fundamentally good, then you can earn a lot and you will never lose a single penny in stock market. This is my assurance. But why the people are losing their money in stock market? Because the people are simply following others. So today I'll tell you the 7 best rules of Warren Buffett of investing. So these are the following rules which Warren Buffett followed in their investing. Is that if the business does well, the stock eventually grows. So अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस किया है आपने कंपनी का, आपको लग रहा है कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और ये बिजनेस अच्छा कर रही है और ये आगे भी ऐसे ही करेगी, आप भले ही अभी नहीं बढ़ रहा है, अभी वो रेट नहीं बढ़ेगा, बट इवेंचुअली वो रेट बढ़ेगा स्टॉक का, दैट इज फॉर श्योर। एंड द सेकेंड रूल इज दैट मोस्ट न्यूज is noise, not news. You got this rule? This is a very important rule and this is what I told you. कि जो आप न्यूज़ चैनल पर सुन लेते हैं कि उसने मुझे टिप दी है कि आप ये शेयर परचेज कर लो, ये बहुत अच्छा है, गारंटेड ऊपर जाएगा, ये दीज आर गेटिंग पेड फॉर दीज टिप्स। बहुत बड़े बंदे ने आके न्यूज़ चैनल पे एक टिप दी कि आपको लेट से SBI का एक शेयर परचेज करना है क्योंकि अभी उसकी आज बैलेंस शीट क्वार्टर एंड चल रहा है, अभी वो बैलेंस शीट आने वाली है और देखना है बहुत अच्छा करेगा। और तो यूजुअली क्या करते हैं, ये टिप को देख के लोग परचेज करना स्टार्ट करने लगते हैं। भाई इस बंदे ने बोला है तो परचेस करना बनता है। तो परचेस करने की क्या वजह से क्या होता है, हाई डिमांड रेज होती है। एंड यू नो द सेल्स एंड डिमांड थियोरी, इफ डिमांड रेज इज हाई देन द प्राइस विल आल्सो गो अप। तो आपको क्या लगता है कि हाँ भाई उसने जो टिप दी थी वो बहुत सही टिप है कि भाई इस शेयर को परचेस करना, देखो कितनी बढ़िया तेजी से बढ़ रहा है। बट दिस इज अ बबल, दिस इज जस्ट अ बबल जो कि कुछ ना कुछ देर में या कुछ ना कुछ दिनों में फटेगा डेफिनेटली फॉर श्योर, because that the company is not fundamentally good or it is just a fake news. So don't go on that news, just do the fundamental analysis and always go for a long term investment. And this is our third rule also. When you buy a stock, plan to hold it forever. मीन्स आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो उसको आप स्पेक्यूलेशन की वजह से मत खरीदें until unless you have एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज इन द स्टॉक मार्केट एंड यू नो नहीं डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा, बाय योर ओन, किसी और के कहने पे नहीं, खुद के कहने पे तो आप कर सकते हैं स्पेक्यूलेशन इफ़ यू वांट, बट डोंट गो फॉर स्पेक्यूलेशन, गो फॉर इन्वेस्टिंग एंड परचेज अ शेयर एंड होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड डेफिनेटली यू विल अर्न फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। सो वॉरेन बफेट का कहना था स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह जहाँ कोई लूज कर ही नहीं सकता, यू नो। अगर इफ यू आर गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट, डोंट गो फॉर स्पेक्यूलेशन। एंड द फोर्थ रूल इज दैट ओनली गो फॉर द ट्रस्ट सोर्सेज। मीन्स आई टोल्ड यू, किसी के कहने पे मत जाओ, डू योर ओन फंडामेंटल एनालिसिस, यूज वेबसाइट, यूज ट्रस्टेड सोर्स लाइक कोई भी वेबसाइट से। अगर आपको कोई न्यूज़ चैनल, आप डायरेक्टर्स के इंटरव्यूज़ देखें, आप डायरेक्टर से इंटरव्यूज़ बोलते हैं तो देखिए कि एथिक्स कैसे हैं, कि वो कहीं फ्यूचर में फ्रॉड तो नहीं करेंगे। अब मैं किसी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े बैंक्स भी थे, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस भी थे, सत्यम का भी आपको पता है, ICICI का भी आपको पता है, तो अच्छी कंपनी थी, फंडामेंटल अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बट स्टिल उसके शेयर प्राइसेस गिरे। क्यों गिरे? बिकॉज द डायरेक्टर दे डोंट हैव एथिक्स। उनके एथिक्स की वजह से ये कंपनी गई। तो आपको उनका एथिक्स कैसे पता चलेगा? आप ग्लासडोर वेबसाइट है, उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगेन दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन कि मैं ग्लासडोर का कर रहा हूँ प्रमोशन, दिस इज हाउ आई एम एनालाइजिंग अबाउट द कंपनी। उसमें लिखा रहता है कंपनीज एम्प्लॉयज़ रिव्यूज़ होते हैं, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि क्या कंपनी के रिव्यूज़ हैं। And understand what you are investing in. Fifth rule, which is already I have explained,
ऑलवेज रीड द बैलेंस शीट, ऑलवेज यू शुड नो कि हाँ जिस कंपनी का मैं शेयर खरीदने जा रहा हूँ वो सही है, दैट इज़ गुड. And sixth rule is be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. So यही चीज़ मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जब ग्रीडी होते हैं लोग खरीदते हैं कि और खरीदो शेयर्स और खरीदते जाओ. दैट्स व्हाट, जब आपको एक टिप मिली और आपने एकदम शेयर्स खरीदना चालू कर दिए तो यू शुड बी फेयरफुल एट दैट टाइम कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है. अगर लोग डर रहे हैं कि नहीं यार लाइक मार्केट बहुत ही रिसेशन में है, अभी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, that time you should be a greedy because that's a very good time to enter in the market when the market is in a recession. And the last but not the least, buy the price below the intrinsic value. So what is intrinsic value? अगर मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में इंट्रिंसिक वैल्यू की डेफिनेशन बोलूँ तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग जस्ट अ इनर वैल्यू ऑफ अ कंपनी, इनसाइड वैल्यू. इट इज़ नॉट द रेट विच इज़ कोटेड एट अ मार्केट. जो मार्केट में शेयर का प्राइस चलता है वो बाइंग और सेलिंग पे डिपेंड करता है, बट जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो कंपनी की ट्रू वैल्यू होती है. दैट्स इंट्रिंसिक वैल्यू. अब निकालते कैसे हैं कि कंपनीज के लेट से डिपेंड ऑन कैश फ्लो से भी निकाल सकते हैं, डिपेंड ऑन कंपनी के एसेट्स से भी निकाल सकते हैं. लेट से कि मेरे अगले 10 साल में मुझे एक करोड़ की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस कंपनी से कि इतनी रेवेन्यू होगी, तो उसको अगर मैं डिस्काउंट करके जिसकी अगर मैं करंट वैल्यू पे लेके आऊँ तो दिस इज अ कंपनीज करंट वैल्यू डिवाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक वैल्यू. एसेट्स से भी कर सकते हैं कंपनी के टोटल एसेट्स इतने हैं जिनकी करंट वैल्यू इतनी है एंड उसके बाद इतनी उसकी लाइबिलिटीज़ है, ये उसमें से रिड्यूस करो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. सो ये उसका आता है इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर. तो ऑलवेज बाय योर शेयर when the market value is less than the intrinsic value which is a book value. तो अगर हम इस पूरे कन्वर्सेशन को अगर हम एक नटशेल में डिस्क्राइब करें, always do the fundamental analysis for the company, listen all the interviews of the directors, research about the company's history, company's investment, company's directors ethics, and just try to calculate the intrinsic value, and based on that you invest in that stock for a long period. So again, for investing a mutual fund or a share, I'm using an app called Grow. Again, this is not a paid promotion or kind of thing. This is just a unsolicited review, and which is I am using and I love this app. So again, this is not a paid promotion. This is my unsolicited, my review. So last but not the least, our third part of our discussion is expenditure. What should be your expenditure? So Elizabeth Warren ने 2010 में एक रूल डिस्कवर किया था विच इज़ कॉल्ड 50-30-20 रूल. सो दिस इज़ अ वेरी गुड रूल विच आई एम फॉलोइंग टू डू माई एक्सपेंडिचर. एंड वॉट इज़ दिस 50-30-20 रूल इज? सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल 50% you should spend on your needs like grocery, utilities, health insurance, which are the mandatory thing. 30% you should spend on your wants like shopping, dining out, hobbies. These things is also very important. So you can spend 30% in this area and 20% of your salary at least you should save and invest based on this process. So usually how I do saving is that, so out of this 30% or 35% of my income, I usually invest in 4 places. One is cash liquidity, second is short-term investment, third is mid-term investment, and fourth is long-term investment. Long-term, let's say I have invested in mutual fund like 15 to 20 years, or stocks, something for a long terms. Mid-terms I can say for a FD or term deposit for 5 to 7 years. Short-term I called for 6 months to 1 year. जैसे जिस पैसे की ज़रूरत मुझे लग रहा है कि हाँ भाई मुझे अभी 6 महीने से 1 साल तक मुझे अभी इस पैसे की ज़रूरत नहीं है तो मैं इतना डाल सकता हूँ. और कैश लिक्विडिटी, लाइक अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उस टाइम पे मैं अपने स्टॉक्स या फिर जो मैंने म्यूचुअल फंड में डाला था उस इन्वेस्टमेंट को मैं ब्रेकआउट करता हूँ तो उसमें एग्जिट लोड लगता है या फिर उस वो मेरा इन्वेस्टमेंट फिर मेरा पर्पस ही फेल कर देगा. तो इसलिए कुछ पैसा मैं अपने शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में भी रखता हूँ. Mid and long term needs, like if I wanted to buy something after 1 year, then I put something in that short term needs, and then mid term and long term based on your needs or based on your future plans you can invest. This is how something I am doing to earn, and this is how I am investing, and this is how I am spending. So hope you like this video.